स्वागत है आप सभी का एआर ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में। हमारा आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों और युवाओं के लिए है जो 18 साल पूर्ण कर चुके हैं और इस बार विधानसभा में प्रथम बार मताधिकार का उपयोग करने वाले हैं। स्वागत है आपका। हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं माननीय श्री कमल पटेल, जो हरदा से विधायक हैं और वर्तमान भाजपा सरकार में कृषि मंत्री भी। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में पुनः भाजपा ने आपको हरदा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका एआर ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में। श्रोता और प्रश्नकर्ता के रूप में यहाँ मौजूद हैं हरदा के युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे साथी कृति, ज्योतिर्मय, करिश्मा, गौरव, महिमा, सानिया और अथर। स्वागत है आप सभी का एआर ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के साक्षात्कार की। हमारे इन युवा साथियों की जानकारी के लिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इन्हें अपने बारे में बताइए, जैसे आपका जन्म, आपके माता पिता, आपकी शिक्षा दीक्षा, आप कब और किन परिस्थितियों में राजनीति में आए और आपकी क्या राजनीतिक उपलब्धियां रही। सबसे पहले तो मैं आज राजीव भाई आपके स्टूडियो में पहली बार आया हूं और आज बहुत ही शुभ दिन है कि आज विजयदशमी है, दशहरा है। अनाचार पर सदाचार की, अन्याय पर न्याय की, अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की विजय आज के दिन में भगवान श्री राम जी ने रावण जो अत्याचारी था, अनाचारी था, व्यभिचारी था, उसका अंत करके जब वो लौटे अयोध्या तो लोगों ने खुशियां मनाई, फटाके फोड़े और विजयादशमी के रूप में उसको मनाया। आज विजयादशमी है और इसलिए आप सबको विजयादशमी की बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन हम सब संकल्प लें कि जहां भी अन्याय, अत्याचार या गलत कार्य होता है उसके खिलाफ हमको आवाज उठानी चाहिए, ताकि हम प्रभु राम जी के आदर्शों पर चल के अपने जीवन को सार्थक कर सके। दूसरा, जो आपने पूछा है कि राजनीति में आप कैसे आए, तो मैं एक किसान का बेटा हूं। पहले हरदा जिला नहीं था, होशंगाबाद जिला था। होशंगाबाद जिले की हरदा तहसील के ग्राम राता तलाई, जो यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है, और हंडिया नाभि स्थल है हमारा, वहां से 10 किलोमीटर है। वहां मैं जन्मा। मेरे माता पिता किसान परिवार है मेरा, और मेरे घर में कोई ज्यादा पढ़े लिखे पहले नहीं, खेती करते थे। लेकिन मैं जब हरदा पढ़ने आया तो मेरी रुचि स्पोर्ट्स में थी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। मुझे पुरस्कार मिला था, तो दैनिक भास्कर में मेरा फोटो छपा था। तो मुझे लगा कि मैं अच्छा खिलाड़ी और उससे हो सकता हूँ, तो मुझे बड़ी जगह जाना चाहिए। तो मैं इंदौर गया। मेरे घर वाले मुझे थानेदार बनाना चाहते थे। अच्छा, उनकी इच्छा थी कि हमारा बेटा थानेदार बने। तो मैंने कहा थानेदार बनना है तो स्पोर्ट्स के कोटे से मेरे को बाहर भेजिए। तो मैं इंदौर गया पढ़ने। दुर्भाग्य के लो, सौभाग्य के लो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो मेरी कलाई, जो बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल खेलता था, बंद हो गया। तो मेरे एनर्जी मैंने फिर छात्र राजनीति में लगाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम, संघ के माध्यम से विद्यार्थी परिषद में आया। अच्छा। विद्यार्थी परिषद से मैंने छात्र राजनीति की, और विद्यार्थी परिषद में मुझे छात्रों की जो समस्या रहती थी उसको लड़ना, फिर समाज की समस्याओं के बारे में, राष्ट्र की समस्याओं के बारे में जानकारी मिली। दूसरा, मेरे मन में शुरू से टीस थी कि मैं जिस गांव में पैदावार आता तलाई में, वहाँ पीने का पानी भी 4 किलोमीटर दूर से लाते थे। मेरे 4 बैल, 4 नौकर, रात दिन पानी भर के 4 किलोमीटर दूर जाते थे। गड़गड़ी से वो पानी खींचते थे 2 आदमी, और फिर वो आता था। हम छोटे थे तो गर्मी की छुट्टियों में घर जाते थे। हमारी माँ कहती थी, बेटा 1 लोटे से मुंह धोना, ज्यादा नहीं ढोलना, क्योंकि अपना पानी बहुत दूर से आता है। और फिर जब नहाते थे तो कड़ाहों पे बैठ के पटिया रखते थे, उस पर नहाते थे। वो पानी मवेशी पीते थे। तो एक मन में टीस रहती थी कि पानी क्यों नहीं हमारे यहाँ। लेकिन जो विधायक आते थे चुनाव के समय, कसम खा के जाते थे कि हम आते से, जीतते से हम आपका हैंडपंप लगा देंगे, लेकिन लगाते थे। मेरे बाबा ताऊ मेरे सरपंच थे, मेरे बाबा। लेकिन उसके बाद में उनके साथ भी खूब प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ। तो मैं छोटा था तब से मुझे थी कि मेरे गांव में पीने का पानी होना चाहिए। सड़क नहीं थी। जब रक्षाबंधन पे घर जाते थे तो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर कीचड़ में जाना पड़ता था। हालांकि मेरे यहाँ से तो घोड़े आ जाते थे मुझे लेने, गाड़ी आ जाती थी, पर गाँव के बाकी बच्चे जाते थे, नदी नाले पार करके जाते थे। दूसरी लाइट नहीं थी, हम लालटेन में पड़े, चिमनी में पड़े। तो बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, स्वास्थ्य नहीं, कुछ नहीं था।
बारिश में अगर कोई परिवार के लोग या गांव के लोग बीमार पड़ जाते रास्ते में दम तोड़ देते। और इसलिए शासन के प्रशासन के खिलाफ एक आक्रोश था कि होना चाहिए, गांव के साथ अन्याय क्यों हो रहा है इतना। और वही टीस ने मुझे छात्र राजनीति में, और जब छात्र राजनीति में देखते थे कि वही लाड़ मेकाले की शिक्षा पद्धति जो सिर्फ बेरोजगार की वो खड़ा करती है बाबू। और इसलिए राष्ट्रवादी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, संस्कृति से मेल, इस मिट्टी से मेल खाने वाली, ताकि और हिंदी को महत्व देना चाहिए। और इसलिए हमने आंदोलन भी किया, शिक्षा पर 10% खर्च होना चाहिए, शिक्षा पद्धति परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन आज मुझे बहुत गर्व है और संतोष भी है कि जिस उद्देश्यों के लिए हमने आंदोलन किए, लड़ाई लड़ी, और जब सरकार में हम आए तो हमने वो सारी चीजें की है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय 2020 नई शिक्षा नीति आई है, जो इस राष्ट्र के युवाओं को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। वो किताबी ज्ञान भी उनको अच्छे से अच्छा हो, खेलकूद की गतिविधियों के लिए उनको सारी सुविधाएं अच्छी मिले, लाइब्रेरी उनके लिए अच्छी हो, लैब अच्छी हो, हर चीज सुविधा, सर्व सुविधा युक्त शिक्षा मिले। और वो पढ़कर सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, समाज और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सके। ऐसे युवा चाहिए जो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं जिए, समाज और राष्ट्र के लिए जिए। वो दिशा भी देना शिक्षा का काम है, समाज का काम, सरकार का काम है। और इसलिए हम ऐसे देशभक्त युवा और युवती तैयार करना चाहते हैं जो स्वाभिमानी हो, पुरुषार्थी हो, चरित्रवान और देशभक्त हो। ये 4 गुण उनके अंदर ओतप्रोत होना चाहिए। मैं हमेशा अपने भाषणों में भी कहता हूँ छात्र राजनीति के समय, ताकि वो अन्याय के खिलाफ, अगर स्वाभिमानी पुरुषार्थी होगा तो अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। नहीं तो हम देखते हैं कि कॉलेज के अंदर हमारी बेटियां बहनें आती हैं और कोई गुंडा उनके साथ छेड़खानी करता है तो 100 लड़के भी खड़े हों, उनमें हिम्मत नहीं है कि वो उसका विरोध कर सके। पान की दुकान पे कोई गुंडा चाकू मार के जाता, 50 लोग पान खा रहे खड़े, लेकिन कोई विरोध नहीं करता, भाग जाते सब, कोई गवाह देने को तैयार नहीं होता। हम देखते हैं दुर्घटनाएं होती, रोड पे पड़े रहते लोग, कोई उठाता नहीं है। आपने देखा होगा, मैं जहां भी जाता हूँ दुर्घटना मिलती, मैं गाड़ी रोकता हूँ, मेरा काफिला रोकता हूँ, उनको भेजता हूँ तो इलाज। तो ये समाज के अंदर इतने स्वार्थी बना दिया है लाड़ मेघालय की शिक्षा पद्धति ने कि सिर्फ अपना और अपना परिवार, इसके अलावा कोई मतलब नहीं। लेकिन हम देश के नागरिकों को, युवा पीढ़ी जो आ रही है, उसको अपना और अपना परिवार के लिए जैसे आदमी करता है, इसी प्रकार अपना समाज भी अपना परिवार है, पूरा राष्ट्र अपना परिवार है, पूरी दुनिया को। हम तो विश्व कुटुंब की बात करते हैं, हमारी संस्कृति तो। और इसलिए मानवता के लिए काम करें, परोपकार करें तो जीवन सार्थक है। और इसलिए सफल होना और सार्थक होने में भी अंतर है। सफल हो गए, हम विधायक बन गए, मंत्री बन गए, पर जिस उद्देश्य के लिए बने, अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तो काहे के लिए। कोई कलेक्टर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद में गरीबों को भी लूटने लग गए, तो वो क्या? तो सार्थक होना यानी परोपकार करना, समाज को अपना परिवार जैसा मानना। और नहीं तो अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु पशु पक्षी भी जी लेते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए वो मानव है, वो मनुष्य है, और इसलिए उसको सिखाना। और ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर हमने किया है पूरा। हरदा की एक्टिव पॉलिटिक्स में आप कब आए? मैं 1990 में, जब मैं 79 में हायर सेकेंडरी किया मैंने साधना स्कूल से। इसके बाद मैं इंदौर गया। इंदौर में गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में मैंने बीकॉम किया, गुजराती से मैंने लॉ किया, क्रिश्चियन से मैंने एमए किया, वो भी प्रीवियस किया, फाइनल नहीं किया। अब छात्र राजनीति विद्यार्थी परिषद में काम करता था, पूरे हॉस्टल सब तो पूरा विभाग प्रमुख रहा मैं संभाग में। और फिर मैंने घर वालों से कह दिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं समाज सेवा करूंगा। और मेरे परिवार ने फिर बाद में, शुरू में तो विरोध किया, तुम संघ में जा रहे हो, तुम्हारे को। मेरे यहाँ एक जज रहते थे जैन साहब, तो मेरा दैनिक स्वदेश में फोटो छपा फ्रंट पेज पे। एक कार्यक्रम था मेधावी छात्रों का सम्मान, जिसमें मदन दास जी, राजेंद्र माथुर जी, वो सब थे। तो मेरे ताऊ को बोला उन्होंने कि तुम्हारे लड़के को तुमने पढ़ने भेजा, नौकरी नहीं लगी। तो आरएसएस में, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो मैं आया तो मेरे को बहुत उन्होंने कहा तुमको पढ़ने भेजा, तुमको नेतागिरी करना थोड़ी भेजा है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ, मैं छात्र राजनीति देशभक्ति का काम है, अच्छा काम है, कोई गलत कार्य नहीं है। और मैंने कहा मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे समाज सेवा करना। लेकिन फिर उन्होंने सहयोग किया और 93 में मुझे पार्टी ने पहली बार आप विधायक बनाया। लेकिन मैं जब राजनीति में आया, युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष था, उस समय मंडी में सिर्फ एक समर्थन मूल्य पर खरीदी होती थी गेहूं की। उस समय 335 रुपए कुंटल गेहूं का रेट था। लेकिन मंडी में व्यापारी और वो जो मार्केटिंग सोसाइटी थी वो रिजेक्ट कर देते थे किसान का, और 250 रुपए में व्यापारी खरीदता था। एक किसान मेरे पास आया कि साहब मेरा गेहूं अच्छा, उसके बाद में भी नहीं खरीद रहे, मेरा 50-60 रुपए कुंटल का नुकसान हो रहा, 80-85 रुपए कुंटल का। वो मेरे 7 ट्रैक्टर टाली भर के लाए, मुझे ट्रैक्टर खरीदना नगद में। मैं गया बुलेट लेके, उसके बाद
मैंने जैसे ही देखा गेहूं अच्छा था, मैं क्यों नहीं खरीदा, तो बोले FAQ नहीं है, तो उसने हाथ में ऐसा लेके फेंक दिया गेहूं, तो मैंने करके उसको ठीक किया। मैंने कहा FAQ बताओ क्या है तुम्हारा, कितना होना चाहिए इसमें, मिट्टी कितनी होनी चाहिए, क्या है, तो बोले इतना इतना ग्राम में। तेरे हाथ में कौन सी मशीन है, मशीन लेके आओ, तो तोल किया तो सही निकला, तो उसको खरीदना पड़ा, तो 255 में बिका था, बाद में 335 में बिका। तो पड़ोसी वाले किसान ने कहा मेरा भी अच्छा है, उसका भी कोई ऐसा 100 ट्राली में से 97 ट्राली मैंने बिकवाई, उससे हजारों रुपए का उनको फायदा हुआ। तो जब वो घर जाते हैं गांव में पूछते क्या भाव, तो बोले भैया वो दुपट्टे वाले भैया ने बिकवा दिया, पहले ये हुआ। तो ऐसे में घर घर पहुंच गया। मैं ट्रांसफार्मर बदलने के पैसे लगते थे पहले, 25 का 63 का ट्रांसफार्मर 5000, 100 का 10 मैंने फ्री में दिलवाए। तो मैं DP मंत्री बन गया विधायक बनने के पहले। और जब मैं पहली बार मुझे टिकट दिया पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी, 93 के पहले आपने ये इस तरह से आप 2.5-3 साल मुझे हुए थे, 90 में आया, 91 और 3 साल में। और उसके कारण जनता ने मुझे चुनाव जीता है, 11,500 वोट से जीता मैं, और 1 रुपया मैंने खर्च नहीं किया। मैंने जनता से कहा कि देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति होती है जनता, लेकिन जनता जागरूक है, सही जगह वोट देती तो उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जनता अगर जागरूक नहीं है, बहकाव में आ गई, दारू बांट के पैसे दे दिए, पैसे लेके वोट दे दिए, तो फिर ईमानदार राजनीति होता था। पहले पैसे और दारू से होता था। तो मैं कहता तुम दारू में पैसे में बिकोगे तो अगली बार 500 में बेचेगा, आपको कहाँ से फ्री में काम करेगा। और मुझे आप दोगे, मैं आपके काम मैंने फ्री में कराए, आगे भी फ्री में कराऊंगा, न खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये 1993 में हमने कहा था, 90 से ही। और मैंने कहा हमारा इतिहास देख लो पूरा। तो उसके कारण जनता कहती थी फ्री में काम होते हैं, तो जनता ने मेरा साथ दिया, और इसलिए मैंने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात की थी। फिर लोग ये कहते थे भैया हम आपको वोट देंगे, आपने हमारे गेहूं बिकवाए, हम आपको वोट देंगे, आपने DP दिलाई, आपने हमारे खंबे लगवाए, आपने हमारे पैसे वापस कराए पुलिस से। पुलिस पैसे वापस कर देती थी मेरे फोन करने के बाद, पता लग जाता था कि इनसे पैसे ले लिए। और उसके कारण मैं लोकप्रिय हुआ, 11,500 वोट से जीता बगैर पैसे खर्च किए। और उसके बाद जनता में एक चीज थी, भैया चुनाव के बाद हमारे गांव जरूर आना। मैंने कहा क्यों, बोले इसके पहले जितने भी गए जीत के आज तक नहीं लौटे कभी। तो मैंने फिर कहा कि मैं क्या करूं, मैं विधायक बनते थे चिंता थी कि लोगों का विश्वास जो पुराने जनप्रतिनिधियों ने खो दिया उसको प्राप्त कैसे करूं। तो फिर मेरे मां नर्मदा ने बुद्धि दी कि पद यात्रा करो। शिवराज सिंह चौहान जी ने पद यात्रा की थी विधायक बनने के पहले। मैंने कहा अपन विधायक बनने के बाद करो। तो मैंने गुप्तेश्वर मंदिर से पद यात्रा शुरू की, और मैं नदी पार करके वहां रपटा भी नहीं था, घुटने घुटने पानी में से पत्थर में से निकल के जैसे तैसे गए। और शोभापुर गांव में जाके गांव वालों ने स्वागत किया, तो ये पलंग बिछाया, बैठा, तो 2 बुजुर्ग गांव के पटेल आए, एक मेरे को इधर से हाथ पकड़ के दबा रहा है, एक इधर से दबा। तो मैंने कहा मैं थका नहीं अभी दबाओ। बोले दबा नहीं रहे, हम जिंदा विधायक कैसा होता, पहली बार हाथ लगाए तो हाथ लगा के हमको इतना आनंद आ रहा है कि बोले इतने खुश हो रहे हैं कि आज विधायक कैसा होता है जिंदा। ये गाँव के लिए मतलब विधायक पहली बार उस गाँव में गया, उस गाँव में नहीं हर गाँव में। और मैंने पूरे क्षेत्र की पद यात्रा की। और उस समय मुझे लगा कि कहाँ नदी पर रपटा बनना है, कहाँ पुल बनना है, कहाँ रोड नहीं है। रोड तो कहीं थी नहीं, मिट्टी की रोड भी नहीं थी। और मैंने फिर संघर्ष किया कि हरदा को जिला बनाऊंगा। पद यात्रा जो की थी 4 मुद्दों को लेकर कि हरदा को जिला बनाना, पंचायतों में सड़कें निर्माण करना पंचायत मुख्यालय तक, क्योंकि कल्पना भी नहीं कर सकते थे गांव के। खिरकिया तहसील में तवा नहर का पानी माचक पार ले जाना। उस समय विधानसभा में गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कह दिया कि तवा के पार पानी जा ही नहीं सकता तकनीकी रूप से। तो निराश हो गए थे सब, लेकिन मैं निराश नहीं होता। असंभव को संभव करना हमारा काम है। और उसके बाद हर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना। तो जिले के मामले में बुरहानपुर में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वहां गए तो बुरहानपुर के लोगों ने कहा, वहां आंदोलन चल रहा था, बुरहानपुर जिला बनाओ। तो दिग्विजय सिंह ने कहा बुरहानपुर जिला नहीं बन सकता। बोले क्यों नहीं बन सकता? बोले जिला पुनर्गठन आयोग होता है, उसने सिफारिश नहीं की खंडवा से अलग होने की। तो तत्काल पत्रकारों ने उनसे पूछा कि हरदा की तो की थी, हरदा जिला पहले घोषित हो गया था, 16 जिले पटवा जी ने घोषित किए थे, हाईकोर्ट से स्टे हो गया था। बाद में दिग्विजय सिंह जी ने 10 जिले किए। उसमें से मेरे को जैसे पेपर में समाचार में पढ़ा मैंने कि हरदा जिला बनना असंभव, ये दिग्विजय सिंह। मैंने पत्रकार वार्ता बुलाई और मैंने कहा हरदा जिला बन के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमने 4 चरणों में आंदोलन किया। पहले हस्ताक्षर अभियान, फिर चक्का जाम, प्रशासन ठप और इन लोगों को आंदोलन। और दिग्विजय सिंह को
जिला बनाना पड़ा। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। असंभव को संभव, जिस मुख्यमंत्री ने कहा कि असंभव, लेकिन हमने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करके जनता को साथ लेके जब लग गया उसको कि पूरी जनता खिलाफ हो गई है और पूरे प्रदेश में जहां जहां और जिले, तो उसको जिला बनाना पड़ा। और मैं उसके बाद 14,000 से जीता। और फिर तवा नहर का पानी भी हमने माचेक पार पहुंचाया, वो भी विधानसभा में हो गया था असंभव। जैसे इस बार 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बन गई, मैंने विधानसभा में प्रश्न किया विधायक के नाते कि खिरकिया में डिग्री शासकीय कॉलेज नहीं है, क्या सरकार शासकीय कॉलेज खोलने की कोई योजना है, और अगर है तो कब खोलेंगे बताएं। तो उन्होंने कहा कोई योजना नहीं है। हरदा 35 किलोमीटर है और 28 किलोमीटर या 22 किलोमीटर सिराली में 2 कॉलेज है, इसलिए वहां आवश्यकता नहीं। दूसरा, सरकार के पास पैसा नहीं है, स्थिति ठीक नहीं, इसलिए नहीं खोला जा सकता। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनी हमने कॉलेज खोल दिया। ये अंतर है कांग्रेस बीजेपी सरकार। सर, मेरा असंभव को संभव करना हमने किया। पूछे बेटा। सर, मेरा आपसे एक कोई प्रश्न है। कृषि मंत्री रहते हुए कृषि के क्षेत्र में आपके पिछले कार्यकाल में क्या उपलब्धियां रही हैं? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, मेरी इच्छा थी कि मैं कृषि मंत्री बनूं। पहले मैं राजस्व मंत्री था, तो राजस्व मंत्री के रूप में मैंने जो काम किया वो आज अपने आप में प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरे देश में लागू किया है। गांव और शहर मिलकर देश बना। यह हरदा शहर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, शहर की सीमा में जो भी प्लाट है उसकी कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू होती है। मकान है उसकी प्राइवेट वैल्यूएशन हो जाती है। अब इनकी ये बिल्डिंग है और प्लाट है, तो प्लाट की कलेक्टर गाइडलाइन क्या है यहाँ पे, मान लो 3,000 रुपए स्क्वायर फीट है और ये प्लाट हो गया आपका 30 लाख का, तो आपको 30 लाख की जमानत करा सकते हैं कोर्ट में। 30 लाख का आप लोन ले सकते हैं गारंटी में रख के। 30 लाख की आप लिमिट ले सकते हैं बैंक से और 30 लाख की सॉल्वेंसी बना सकते हैं, ताकि आपके बिजनेस उद्योग करना तो उसमें काम आ जाएगी, लिमिट काम आएगी। लेकिन यही प्लाट आपका ग्राम पंचायत में है अबगांव खुर्द में, और इससे डबल ने 4 गुना है, और ये 1 करोड़ का है, तो 1 रुपए की जमानत नहीं करा सकते, 1 रुपए का लोन नहीं ले सकते, 1 रुपए की लिमिट नहीं बन सकती, 1 रुपए की सॉल्वेंसी नहीं बन सकती। उसका कारण यह है कि गांव आबादी में बसते हैं और शुरू से वो आबादी की जमीन यानी सरकारी जमीन कहलाती है, जबकि पिताजी के पिताजी के पिताजी सैकड़ों सालों से रहते आए। और वैसे एक तरफ कोई कब्जा कर लेता है 10-12 साल से, तो वो मालिक बना देती कोर्ट उसको, लेकिन हमारे पूर्व के कष्ट गांव वालों के, और इसलिए गांव पिछड़ गए, शहर आगे बढ़ गए। मैं जब पहली बार विधायक बना तो मैंने कहा कि मैं अब खेती नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास 300 एकड़ जमीन जब मैं घर पैदा हुआ जब से, तो मैंने कहा अपन एक वेयर हाउस बना लेते हैं, कोल्ड स्टोरेज बना लेते हैं हरदा में। बैंक में गया तो उन्होंने कहा आपका गांव की प्रॉपर्टी का कोई वैल्यू नहीं है, शहर में प्रॉपर्टी हो तो गारंटी में रखे। तो मैं क्यों गांव की प्रॉपर्टी, बोले गांव में कानून नहीं बना। तो मैंने उसी दिन तय किया था कि मां नर्मदा मुझे ऐसा मौका दे कि जिस दिन मैं राजस्व मंत्री बनूंगा तो मैं कानून में परिवर्तन करूंगा। मैं राजस्व मंत्री बना। देश में आजादी के बाद पहला कानून बनाया मसन गांव और भाट परेटिया में पायलट प्रोजेक्ट, जिसके गांव मसन गांव में जितने मकान प्लाट थे, मंदिर था, उनको मालिकाना हक दिया जितने। और उसमें हमने एक पुस्तक बनाई, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका, और उसमें हमने लिखा कि ये प्लाट कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू हो जाएगी, जितनी वैल्यू होगी उससे कोर्ट की जमानत हो जाएगी, लोन मिल जाएगा, लिमिट मिल जाएगी, सॉल्वेंसी बन जाएगी। और उसके कारण हमने जब दिया, निःशुल्क दिया उनको, जमीन उन्हीं की, हटा नहीं सकते ना आबादी वालों को, लेकिन मालिक नहीं थे। और उससे हमने मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई। 2 लाख का प्लाट है तो 1 लाख लोन दिलाए, उससे 1 कमरा, किचन और लेटरिन बाथरूम बना। 50% अनुदान, 50% वो भरेगा, 600 रुपए महीने का। तो देश में पहली बार पक्के मकान मध्य प्रदेश में शुरू हुए, मुख्यमंत्री आवास और आबादी का मालिकाना। ये कब किया था हमने? 2 अक्टूबर 2008 को, जब मैं राजस्व मंत्री था। गांधी जयंती के दिन गांधी जी कहते थे गांव के विकास से देश का विकास हो। तो गांधी का सपना कांग्रेस ने 60 साल राज करके पूरा नहीं किया, वो हमने किया। तो सच्चे गांधी हमें। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इस योजना को उन्होंने पूरे देश में लागू किया। ये मुख्यमंत्री आवास को बदला। 38 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है खिड़किया में, अब गाँव का और करते 38 करोड़ की, जिसमें 2000 बच्चे पढ़ेंगे। 15 किलोमीटर के रेडियस से बच्चों को लाएंगे। बसें होंगी नई, बिल्कुल बढ़िया, वो सुबह लेके आएगी, शाम को छोड़ेगी, किराया एक नहीं लेगी, किराया भी सरकार भरेगी, फीस भी सरकार देगी, भोजन भी सरकार देगी, और अच्छी खेल के मैदान, अच्छी लैब, अच्छी लाइब्रेरी, सर्व सुविधा युक्त स्कूल होंगे, जिसमें जो बच्चे पढ़ लिख कर योग्य बनेंगे तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन सके। गरीब के बच्चे बनेंगे जो फीस उनकी लगना ही नहीं है, तो वो भी बन जाएंगे। तब जाकर देश से गरीबी दूर होगी
और सब संपन्न और सब सक्षम होंगे। एक एक गांव में 10-10 IAS होंगे, डॉक्टर होंगे, ये होंगे, तब जाकर हमारा देश दुनिया में नंबर 1 बनेगा। और ये हमारी योजना है। ये काम अगर पहले कांग्रेस की सरकार नहीं करती 60 साल जो रही, तो आज कहाँ से कहाँ होते। लेकिन मोदी जी ने 9 साल के अंदर वो कर दिया जो कभी 60 साल में नहीं। सर, मेरा एक सवाल था, जिस प्रकार से कांग्रेस पर हमेशा से परिवारवाद के आरोप लगते आ रहे हैं, क्या उस प्रकार से बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कहाँ परिवारवाद है। इस बार देखो जो तो सब कुछ चेंज कर दिए। देखो, परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पे इसलिए लगता है कि नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी। इनके अलावा किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये बनने दिया कि पहली बार अब हुआ जब आरोप लगे ये करे तो अब वो खड़के, लेकिन वो भी रबर स्टाम्प है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बन गए, लेकिन अगर वो सोनिया के एक कदम नहीं हला, रिमोट तो उन्हीं के पास ही था। सभी बोलते, मैं नहीं बोल रहा, मीडिया बोलता था, सब बोलते थे। और इसलिए एक परिवार ने पूरे देश को लूट लिया। और इसलिए शिक्षा नहीं, गांव में सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, स्वास्थ्य नहीं। और गरीबी, आदिवासी जो गरीब रह गए, इन्हीं का कारण था कि अनपढ़ रहे और कांग्रेस को वोट देते रहे। कांग्रेस का वोट बैंक क्या था? अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग, गरीब लोग। चुनाव के समय आए और थोड़ा बहुत दारू का, पैसे का, इसका कर दिया, ये कर देगा, सोते जीतते गए। अब जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे होते जा रहे, कांग्रेस से दूर होते जा रहे, क्योंकि उनमें समझ होने लगे कि क्या सही है क्या गलत। और इसलिए मैं कहता हूँ कि 60 साल में एक शौचालय नहीं बनाया कांग्रेस ने, 60 साल में गरीब को पक्का मकान नहीं दिया, 60 साल में एक गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया गरीब, 60 साल में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की, 60 साल में कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं की, कोई किसी प्रकार के नहीं की। इसलिए गरीब रह गए देश। लेकिन मोदी जी ने इन 9 साल के अंदर स्वच्छ भारत कर दिया। सूद ने हाथ में झाड़ू लिया और किया, असंभव काम को संभव किया। नाग लेके बंद करके जाना पड़ता था गाँव में। हमारी माता बहनें लोटा लेके जाती थी, 10 बार उठती थी, बैठती थी, जब सो जा सकती थी। माथे पे कलंक था, आंखों को पाप लगता था। हम उससे भुगतान हो गई हैं। और जब मैं पहली बार मैंने भाषण दिया, पहली बार माइक की पहली बार पकड़ा राजनीति में घंटा कर, मैंने कहा था कि आजादी के 40 साल बाद भी हालत है, ये हमारे लिए कलंक है, हम इसको मिटाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम बनाएंगे। और जब मोदी जी आए तो उन्होंने घर घर शौचालय और स्वच्छ भारत मिशन और उसके बाद में पक्के मकान। एक भी मकान नहीं था पहले पक्का देश में गरीब का, और अब पक्के मकान 4 करोड़ बन गए। करोड़ों गैस टंकी चूल्हा फूंक फूंक के आंखें खराब हो जाती थी। और उसके बाद हर घर नल से जल, 5 लाख के हर परिवार के पास गारंटी, हर साल रिन्यूअल हो जाता है इलाज, ताकि तड़प के नहीं बनना, कर्ज में नहीं लेना पड़े। और किसान को खेती करने के लिए किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि और बाकी सब चीज स्वयं सहायता समूह से बहनों को सशक्त कर रहे हैं। लाडली बहना योजना लाए। ये क्यों लाए? इसलिए लाए कि एक बहन शादी होने के बाद वो ससुराल में रहती, जब रक्षाबंधन पे घर जाती, बच्चे होते हैं उसके, तो उसके भाई को राखी बांधती, तो मिठाई लेके जाना चाहते तो मिठाई ले जाते, पैसे नहीं। उसके भाई के बच्चों को वो सोचते कि मैं कुछ लिफाफे में कुछ गिफ्ट दे दूं या फिर कपड़े दे दूं, वो नहीं दे सकती। भाभी को साड़ी दे दूं, नहीं दे सकती। अगर बहनें पैसे वाली बहन है तो वो तो लेके आ रही है, लेकिन दूसरी है तो वो उसकी आत्मा कलपती रोती थी, तो उसकी आत्मा ना कल पे वो रोए नहीं, उसके हाथ में भी वो सशक्त हो और उसके बच्चों की इच्छा की पूर्ति कर सके। इसलिए हमने 1000 रुपए, फिर 1250 हमने सबसे पहले किया था आदिवासियों में। जैसे अपने यहाँ गोंड, कोरकू और भिलाला आदिवासी होते हैं, ऐसे छिंदवाड़ा, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, वहाँ होते हैं बेगा, सहारिया और भारिया। और इनकी महिलाएं इतनी कुपोषित होती, बच्चे भी कुपोषित होते हैं, बहुत मरते थे, सबसे ज्यादा कुपोषित। तो इनके लिए हमने सरकार ने शुरू किया था 17-18 में 1-1000 देना, लेकिन कमलनाथ जी ने आते से बंद कर दी। संबल योजना क्यों लाए हम? कि गरीब आदमी के यहाँ कोई खत्म हो जाए तो उसके पास पैसे नहीं होते, तो अंत्येष्टि भी ठीक से नहीं कर सकता, तो वो जाता सेठ जी, पटेल साहब, ठाकुर साहब, थोड़े बहुत पैसे दे दो, तो उसको ना जाना पड़े किसी के हाथ। पहले 5000 हम देते थे उसको कि ताकि अंत्येष्टि कर सके निःशुल्क, हर परिवार गरीब के लिए। फिर उसके बाद शादी भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह में कराते थे, पढ़ाई के लिए भी पैसे, डिलीवरी हो तो राशि। तो कितना परिवर्तन किया तब जाकर, क्योंकि गरीब के लिए तो बड़ों पर टैक्स लगाते हैं और छोटों में, गरीबों में आवश्यकता के अनुसार बांटते हैं। सर, मेरा प्रश्न ये है कि युवाओं को रोजगार में आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे बड़ी आज की सबसे बड़ी कोई आवश्यकता है तो युवाओं को पढ़े लिख के उसको 2 हाथ को काम चाहिए, और नहीं तो वो फिर बेरोजगार रहेगा तो गलत दिशा में जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने, और रोजगार का मतलब लोग सोचते सरकारी नौकरी, तो देखिए इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ जनसंख्या हो गई है, तो सबको तो नौकरी मिल नहीं सकती। तो इसलिए हुनर सिखाना युवाओं को, ऐसी शिक्षा पद्धति हो जो बेरोजगारों की फौज खड़ा ना करे, बल्कि हुनर हो।
टेक्निकल नॉलेज हो उनके पास, और इसलिए वो किसी भी क्षेत्र में जाकर, एक तरफ लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, दूसरी तरफ लोगों को योग्य लोग नहीं मिल रहे। ये जितना प्राइवेट सेक्टर है, इनको अच्छे इंजीनियर चाहिए, इनको अच्छे लैब टेक्नीशियन चाहिए, इनके अच्छे मतलब जो ITI में भी देखते हैं, हर चीज में चाहिए, मिलते ही नहीं है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं है उसमें कि जिससे वो मिल सके। और इसलिए सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए, और शिक्षा नीति में ऐसे विषय आ रहे हैं जो खाली बेरोजगार नहीं होंगे, वो पढ़ लिख के योग्य होंगे, वो जब जाएंगे तो उनके हाथ में हुनर होंगे, और हुनरबाज जब युवक युवती होंगे तो उनको जॉब की कोई कमी नहीं रहेगी। एक सरकारी नौकरी के लिए भी हमने इस बार जितनी रिक्त पद थे सब विभागों को भरे मुख्यमंत्री के निर्देश पर। अभी 1 साल के अंदर हमने 1,17,000 लोगों को नियुक्तियां दी है, क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक। एक दूसरा, हमने रोजगार मेले लगाए जिसमें अपने पैर पे वो खड़े हों, अपनी इंडस्ट्री लगाए। जैसे मैं किसान हूं, अब मेरा बेटा नौकरी 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 के लिए घूमता रहता है, नौकरी नहीं करना, अपना उद्योग लगाए। एक ये पानी की बोतल, ये कितने की मिल रही है? 10 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए, इसकी MRP है। ये बटन, इसकी भी MRP, सुई की MRP, हर चीज की MRP है। लेकिन किसान की फसल की कोई MRP नहीं। आलू बिकता 5 रुपए किलो, टमाटर कभी बिकता 2 रुपए किलो, कभी 4 रुपए किलो, लेकिन आलू की चिप्स 2 रुपए किलो आलू है तो भी 500 रुपए किलो बिकती है, और हम ही खरीदते हैं। टमाटर उसके बाद 400 रुपए किलो मिलता है, मिर्ची का पेस्ट, ये तो मुट्ठी पर लोग कमाते हैं और ये नहीं गए। तो अब हमारी सरकार ने अब ये किया है कि हम कृषि के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ आजाद भारत में पहली बार प्रधानमंत्री जी ने दिया है कृषि अधोसंरचना विकास फंड, AIF, जिसमें किसान के बेटे पढ़ लिख के जो योग्य हैं वो नौकरी ढूंढने के बजाय अपनी इंडस्ट्री लगाए। इंडस्ट्री लगाने के लिए 2 करोड़ की अगर लोन लेंगे तो कोई गारंटी नहीं। अभी आप पढ़ लिख के करेंगे मेरे को 2 करोड़ का बिजनेस करना है, मेरे को इंडस्ट्री लगाना है, मैं अगर किसान है, आप कहेंगे मैं आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, मैं टमाटो स्वास्थ्य की लगाना, जो भी कोई भी कृषि उपकरण की ग्रामीण क्षेत्र में करना चाहता हूँ, तो हम आपको लोन देंगे। 3% की ब्याज की अलग से छूट रहेगी, और 7 साल के लिए रहेगा। और आपको ये कह रहे तो आप रोजगार से लग जाएंगे। रोजगार मेले लगा रहे हैं हम, जिसमें करोड़ों, और मुझे बताते हो गर्व है कि मध्य प्रदेश में कृषि अधोसंरचना विकास फंड जो 1 लाख है, हमको 7,440 करोड़ मिला। उसमें से हमने अभी तक 5,000 करोड़ रुपए किस लोगों को, बेरोजगारों को दे दिया, किसानों के बेटों, किसानों की समितियों को। वेयर हाउस के लिए 3400 तो वेयर हाउस के लिए हमने लोन दिया, और बाकी कृषि उपकरण बनाने की फैक्ट्री को, छोटी मोटी इंडस्ट्री हुई है तो वो MSP की जगह, किसान का क्या आंदोलन चला था अभी, MSP न्यूनतम, आजादी के 75 साल बाद, और इसकी मैक्सिमम, दूध की MRP नहीं है लेकिन इसकी हम किसान को MSP वाला नहीं, MRP वाला बनाना चाहते हैं। और किसान का एक बेटा खेती कर रहा है, दूसरा बेटा जो उद्योग लगा रहा है, और MRP बेचेगा तो उसको रॉ मटेरियल वहीं के वहीं मिलेगा, सस्ता मिलेगा। वो 500 में नहीं बेचेगा, 200 में भी बेचेगा आलू की चिप्स, तो हमारे देश में सस्ताई भी आएगी, लोगों को सस्ता भी मिलेगा, अच्छा मिलेगा, और मुट्ठी भर लोग जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कमाती है उसकी वजह ज्यादा लोगों को, तो 2 हाथ को काम मिलेगा। जब एक गांव में एक इंडस्ट्री होगी तो गांव का बेरोजगार जो है शहर में पलायन नहीं करेगा, वहीं उसको रोजगार मिल जाएगा, तो 2 हाथ को काम मिलेगा। हमारी 140 करोड़ जनसंख्या है, 280 2 करोड़ क्या बोलते हैं उसको, 280 करोड़ हाथ है, इनको काम चाहिए, तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार काम मिले तो इनको इंडस्ट्री अपने यहाँ लगाएंगे, ज्यादा इंडस्ट्री लगे, उनको सब्सिडी अनुदान दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है, हमको 5 पुरस्कार मिले हैं। हमने मंडी के अंदर, जब कोरोना था तो मंडी में फसल नहीं ला सकता था किसान, तो हमने घर बैठे उसकी फसल खरीदी। अभी हमने एक ऐप जारी कर दिया है, MP फार्म गेट ऐप, जिससे किसान अपना ऐप पे रखे कि मेरा गेहूं है, मेरा चना है, मेरी सरसों है, मेरा ये है, वो मेरे रेट ये है, जिसको लेना ले तो पूरे देश के व्यापारी के पास चल जाएगा। व्यापारी को लगेगा ये अच्छी चीज मिल रही तो आके घर से ले जाएगा, पेमेंट दे और ले जा, तो किसान का ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बचा, मंडी आने की जरूरत नहीं, और उसको अपनी पर्ची से रेट मिले। लेकिन ये किसान खुद दूध की पैकेजिंग करे, गेहूं बेचने की बजाय वो मैदा बेचे, दलिया बेचे, मतलब मैदा मिल लगाए, दाल मिल खुद बनाए, तो 4 गुना कमाते ना, ये तो किसान भी कमाए ना, तो किसान के बेटे भी करें। तो इस प्रकार युवाओं को हम रोजगार दें। हमारे यहाँ की कई बेटियां किसानों की बड़ी 2-2 करोड़ रुपए का लोन लिया, उन्होंने काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार बेरोजगारी दूर होगी। सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, हम सरकारी नौकरी तो दे रहे हैं, जितने पद रिक्त हैं उस पर हर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम रोजगार मेले लगा रहे हैं हर महीना, और करोड़ों लोगों को करोड़ों अरबों रुपए का लोन दे रहे हैं, और सब्सिडी और अनुदान दे रहे हैं, और सीधा कोई बिचौलिया नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, सीधा आप ऑनलाइन आवेदन करो, ऑनलाइन आपके खाते में पैसा आ जाएगा। सर, रोजगार की दिशा में एक मेरा प्रश्न है
हम कृषि से तो हमारी इनकम हो ही रही है हरदा जिले में, कृषि प्रधान हमारा जिला है, लेकिन हम जब मिश्रित कृषि की बात करते हैं तो कृषि के साथ साथ पशुपालन, तो पशुपालन से होने वाली इनकम हमारे जिले में बहुत कम है। जबकि हम यदि गुजरात, हरियाणा की हम बात करें तो वहां पर व्यक्ति कृषि से ज्यादा पशुओं से कमा रहा है। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं खुद मानता हूँ, मैं भी किसान हूँ। किसान सिर्फ अकेले खेती से नहीं, खेती के साथ साथ साइड बिजनेस होना। जैसे किसान ने, मैंने कहा ना, गेहूं पैदा किया तो गेहूं की मैदा मिल लगा ले, ऑयल मिल लगा ले, सरसों का, सोयाबीन का प्लांट लगा ले, छोटे छोटे, और मसाले बनाए, उससे आमदनी हो। उसी के साथ ये जैसे डेयरी हो तो डेयरी में माताएं बहनें, लेकिन आपने देखा कि हरदा जिला 100% सिंचित हो गया, प्रदेश का पहला जिला है। हमने तीसरी फसल मूंग की भी करा दी। अब किसान की आमदनी इतनी कि किसान की पत्नियां अब पहले मेरे खुद के घर में मेरी श्रीमती 3 बजे रात को उठती थी, 10 भैंसे गाय दूधती थी, फिर बिलौना भी करती थी, है ना, वो सब करती थी। अब कोई नहीं करता, ऑटोमेटिक मशीन आ गई, जितनी जरूरत है, बाकी गाय में ज्यादा है नहीं है। लेकिन फिर भी गरीब लोगों के लिए वो है, उनके पास जमीन नहीं है। इसका कारण शायद ये है कि तो इसलिए सामूहिक स्वयं सहायता समूह बनाए हमने। इससे बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, भैंस पालन, गाय पालन और डेयरी, और उसको इकट्ठा करके करें। इसके लिए आवश्यकता है, हम बना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस पर अभी एक डॉक्टर अकबर अली है, उन्होंने बकरी पालन का एक बहुत बढ़िया, आप कर रहे हैं प्रयास, उसमें कर रहे हैं। लेकिन होना चाहिए इसके लिए, ताकि गाय रोड पे ना रहे, दूध भी हो, लोगों को, बच्चों को दूध मिले और लोगों को बिजनेस मिले। और दूध से आजकल कितनी चीजें बनती हैं, कितने प्रोडक्ट बनते हैं, वो सब करें। ये हरदा के लिए ला रहे हैं हम। सर, इस दिशा में जब मैंने थोड़ा सा अभी इसमें काम किया है तो मुझे एक चीज समझ में आई कि हरदा में जो वेटनरी सेक्शन है, जो पशु चिकित्सा से संबंधित जो सुविधाएं हैं, वो हरदा ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में बहुत बदतर स्थिति में है, और उसी वजह से उसका कारण है लोग पशु पालन करने में घबरा रहे हैं। देखिए, उसका कारण है, एक तो नई टेक्नोलॉजी नहीं है, और गाय पाल के और दूध बेचो तो खर्चा ज्यादा आ जाता, खली कर उसको बचता नहीं है। एक जो बड़े किसान है, उनकी फसल की आमदनी इतनी हो रही है कि वो इतनी ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहते, आराम से मतलब फसल हो जाती है। उसका जहाँ जहाँ गरीबी है, जैसे बैतूल जिला है, छोटे किसान है, आदिवासी, वहाँ ज्यादा गाय भैंस है, वहाँ डेयरी है, तो उसका, लेकिन अपने कल्चर ही नहीं है प्रदेश में। बाकी उत्तर प्रदेश देख लो, महाराष्ट्र देख लो, सब जगह मतलब वो है। लेकिन हम कर रहे हैं, जैसे अभी हमारे कृषक जो है साइड बिजनेस के रूप में पशुपालन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि हरदा में एक तो अच्छी नस्ल की गायें और अन्य पशु हमारे यहाँ उपलब्ध हों, और दूसरा जो वेटनरी पशु चिकित्सा से संबंधित जो सुविधाएं हैं। देखिए, अच्छी नस्ल की हमारी देसी गायें, गिर, साहिवाल, आज आप देखोगे हर गाँव में, हर घर में है। पहले 1-2 जगह मिलती थी, अब हर घर में मिलेगी। लेकिन वो कितनी पालते हैं किसान? सिर्फ अपने बच्चों के लिए और अपने खुद के लिए 2 गाय पाल ली उसने, उसका दूध का बच्चों का हो जाएगा, बाकी वो बिजनेस नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके अंदर मेहनत बहुत लगती है। लेकिन हम, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, ये पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के उपयोग से जहरीली फसलें होने लगी है। सब्जियों में, भिंडी में कितनी पेस्टिसाइड लगती है। अभी सोयाबीन, मूंग की फसल में 4-4, 5-5 कोरोजिन डालते हैं। इससे कैंसर, जब मैं पहली बार विधायक बना था, मेरे पास साल भर में 1 या 2 केस आते थे, काहे के, कैंसर के। अब प्रतिदिन 5 से 10 केस आते हैं। भटिंडा है पंजाब के अंदर, एक जिला जहाँ कैंसर ट्रेन चलती है, क्योंकि वहाँ अत्यधिक पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद का उपयोग हुआ। इसलिए भारत सरकार ने तय किया है, मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने, कि हम प्राकृतिक खेती करेंगे, यानी गोवंश आधारित खेती, वो भी देसी गाय। क्योंकि हमारी देसी गाय के अंदर एक खंदूल होती है, जो बोलते हैं ना, वो भारत सूर्य से किरणें लेता है, दुनिया में कहीं नहीं है, अपनी है। ये जर्सी गाय जो उनको देखोगे आपके नहीं, उससे स्वर्ण जो दूध में ताकत रहती है वो पूरा करता है। गाय के गोबर में भी, अगर गोबर से खाद, गोमूत्र से दवाइयाँ, वो वनस्पति दवाइयाँ बना के वो छीटेंगे, तो एक तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो पैसा जाता है दूसरे देशों में, वो नहीं जाएगा। खाद के लिए सब्सिडी पहले 71,000 करोड़ की थी, जो बढ़कर अब 2.5 लाख करोड़ हो गई कोरोना के बाद। एक यूरिया की बोरी हम 266 रुपए 50 पैसे में देते हैं, लेकिन वो आती 2500 से 4000 की। अपने देश में 2500, बाकी बाहर से लाओ तो 4000। पहले 1900 की आती डीएपी, हमारी 3900 की। तो ये सब्सिडी भारत सरकार बढ़ाए, इससे भी मुक्ति मिलेगी तो भारत आर्थिक रूप से संपन्न रहेगा, बाहर नहीं जाएगा पैसा। और जो पेस्टिसाइड के कारण जो बीमारियां हो रही, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा, खेत खराब हो रहे, वो बचेंगे। और इसलिए हमने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की अध्यक्षता में एक बोर्ड बनाया है, प्राकृतिक खेती का बोर्ड। चीफ सेक्रेटरी उसका सेक्रेटरी रहेगा। और अब जो गाय पालेगा उसको 900 रुपये महीने अनुदान देंगे,
और 1 हेक्टेयर में कम से कम शुरू करें। मैं जहाँ जाता हूँ धार्मिक कार्यक्रम में तो वहाँ संकल्प दिलाता हूँ कि हम कम से कम अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए तो शुद्ध अनाज और सब्जियां दें। एक डॉक्टर का मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, एक 13 साल की लड़की को कैंसर हो गया, उसने उसके माता पिता का इंटरव्यू लिया, बोले क्या खाती, पिज्जा खाती है क्या? बोले नहीं। बर्गर खाती है, बाहर खाती है? बोले कहीं नहीं जाती, स्कूल जाती, घर आती है। तो बोले क्या खाती है? उसकी माँ से पूछा कि सब्जियां तो खाती है? बोले क्या खाती है? बोले भिंडी की सब्जी रोज खाती है, इसको 12 महीने भिंडी चाहिए। उन्होंने कहा बुलाओ, कहाँ की भिंडी लाए? भिंडी ले गए, उसका रिसर्च किया तो उसके अंदर कैंसर, उसका पेस्टिसाइड के कारण, क्योंकि भिंडी ऑब्जर्व करती पूरी दवाइयाँ। तो ये सब्जियों के कारण भी बहुत, तो इसलिए प्राकृतिक खेती होगी तो स्वादिष्ट भी रहेगा। पहले धनिया डालते थे 2 पत्ती तो खुशबू आती थी, अब 1 किलो भी डालते तो खुशबू नहीं आती हाइब्रिड के कारण। तो इसलिए वापस अपनी भारतीय पद्धति के अनुसार होंगे तो लागत भी कम होगी। और आज कोरोना के बाद स्वास्थ्य के प्रति जागृति आई है कि आदमी सोचता कितना ही महंगी चीज हो लेकिन खाना मेरा ठीक खाना है। और इसलिए भारत के लिए अवसर है ये कोरोना के बाद कि भारत अगर प्राकृतिक खेती करेगा तो गाय भी रोड पे नहीं घूमेगी, गोवंश भी बचेगा, आमदनी बढ़ेगी, लागत भी कम होगी और दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे ताकि दुनिया का पैसा भारत में आएगा, भारत सोने की चिड़िया बनेगा। उसके लिए हम पूरे तैयार प्रोजेक्ट कर चुके हैं। सर मोदी थोड़ी देर पहले युवाओं के रोजगार की बात की, आपने इंडस्ट्री की बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर या प्राइवेट सेक्टर के मामले में देखें तो अपन अभी गुजरात और महाराष्ट्र से पीछे जो हमारे पास के राज्य हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर हमारे हरदा में भी ऐसा कुछ बड़ा उद्योग आया जिससे वो युवाओं के रोजगार में भी उतनी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए पहले मैंने बताया ना, गांव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं, दिग्विजय सिंह के समय 5000 में बिजली फ्री कर दी, लेकिन बिजली नहीं आती थी, तो इंडस्ट्री कहाँ से आएगी? हमने इन 20 साल के अंदर जहां 2990 मेगावाट बिजली होती थी मध्य प्रदेश में 2003 में जब हमको सरकार मिली, आज हमने 29,000 मेगावाट कर दी। 2900 से 29,000 सरप्लस है। आज हम दुनिया में सौर ऊर्जा में नंबर 1 है। दूसरा सिंचाई, जहाँ 7.5 लाख हेक्टेयर थी आज 47 लाख हेक्टेयर है, हम 75 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले। हरदा जिला हमने 100% सिंचित कर दिया जो 40% था। तो अब इंडस्ट्री के अवसर बढ़े हैं। हरदा में जमीन ही नहीं है सरकारी, जो जमीन थी वो इंदिरा सागर डूब में जो दे दी थी रोलगांव में, अभी मैंने वो जमीन वापस दी है क्योंकि उनको बसाया नहीं गया, लोगों के कब्जे हैं। तो वो जमीन हम वापस लेके यहाँ फुट पार्क बना रहे हैं, फुट पार्क स्वीकृत कराया है। आने वाले समय में हम कृषि पे आधारित इसी साल कृषि पे आधारित उद्योग हम शुरू कर रहे हैं। किसानों के, युवाओं के, अकेला नहीं कर सकता तो समूह बना के कर रहे हैं। कृषक उत्पादक समूह बना रहे हैं FPO, जिसमें कि 300 किसान कम से कम एक समूह में होंगे। अब ये 300 किसान मिलकर कहेंगे इनके पास जमीन है मान लो 10,000 हेक्टेयर या 3,000 हेक्टेयर या 300 हेक्टेयर, तो 300 हेक्टेयर में से 100 हेक्टेयर में ये लगाएंगे टमाटर, ये लगाएंगे भिंडी, ये लगाएंगे ये या जो भी, और उसकी खुद प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे और वो पैकेजिंग करके बेचेंगे तो MSP की जगह MRP वाले बन जाएंगे, तो उनकी आमदनी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो ये हम करने वाले हैं। दूसरा, खेती भी हम 10 एकड़ में जितनी करते हैं उतनी 1 एकड़ में भी कर सकते हैं। वो है इजराइल की न मिट्टी है इजराइल में, न पानी है, सिर्फ पहाड़ी और रेतीली है। लेकिन वहां के लोगों ने जो अभाव में ही कुछ सीखते हैं, चुनौती के रूप में करके उन्होंने वो टेक्नोलॉजी की जो बूंद बूंद ड्रिप इरिगेशन जो होता है, टपक योजना, बूंद टपक वाला ना, तो वो इजराइल ने किया है और दुनिया में सबसे अधिक आज खेती में नंबर 1 है। तो वो मैं खुद इजराइल के दूतावास गया, वहाँ के एम्बेसडर से मिला, वहाँ के वैज्ञानिकों से मिला, उनको हरदा लाया। और हरदा में अभी मेरे गाँव पारंगा के पास एक झांझरी, जहाँ पर 105 एकड़ जमीन पर लोगों के कब्जे थे, वो हटवा कर 105 एकड़ जमीन हमने उनको दी है। उनसे एग्रीमेंट हुआ भारत सरकार का। वहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ला रहे हैं, जिसमें एक उद्यान की खेती, फलों की खेती कैसे होती है और उसका प्रशिक्षण किसानों को देंगे, फिर वो किसान अपने यहाँ लगाएंगे। तो जो 10 एकड़ का किसान जितना कमाता है वो आधा एकड़ का और 1 एकड़ का भी कमा लेगा। तो वो हम कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की हो ताकि एक्सपोर्ट हो सके, वो हम सीखेंगे। हम यहाँ पर कृषि अभियांत्रिकी, अब यहाँ पे हार्वेस्टर ले लेते हैं, लेकिन हार्वेस्टर चलाने वाले नहीं, मैकेनिक नहीं, तो पंजाब से लाना पड़ता है। तो हमने कृषि अभियांत्रिकी मेरे उसमें ही है, तो एक कृषि अभियांत्रिकी का प्रशिक्षण और सेंटर खोल रहे हैं हम यहाँ पे, ताकि वो हार्वेस्टर चलाना, मैकेनिकल सिखाना और ये सब कर सकेंगे। इसी प्रकार थर्स्टर है, ये उसकी भी वो ला रहे हैं, लोगों को स्वसहायता समूह दे रहे हैं, इंडस्ट्री वो बना रहे हैं। तो अब हरदा को हमारा जो फोकस है, अब तक सड़कें नहीं थी, हमने गाँव सड़कें बनाई। अभी मैंने कृषि मंत्री रहते हुए मंडी बोर्ड से 1000 करोड़ पूरे प्रदेश में स्वीकृत की, उसमें 700 करोड़ अकेले हरदा में की। 71 सड़कें, 26 बड़े ब्रिज, जितनी नदियां उनमें जब रट्टे भी नहीं थे हम बड़े ब्रिज बना रहे, और
आपका एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बच्चों के खेलने के लिए इंडोर स्टेडियम 15 करोड़ का, हरदा में रिंग रोड, एक फाइलवाड़ से लेकर मगरदा रोड, एक छोटी हरदा से लेकर कड़ोला नदी के ब्रिज सही चारों तरफ से ये नेशनल हाईवे। इसका भी किस्सा बता रहा हूँ मैं। जब भारत सरकार बनी, हमारे अटल जी प्रधानमंत्री बने 98-99, मैं गया चीफ इंजीनियर के पास, मैं विधायक था, मैंने एक चिट्ठी लिखी कि बैतूल हरदा इंदौर को नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। तो मेरे को देखता है, पटेल साहब काय को कागज खराब कर रहे हो, स्याही खराब कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता, असंभव। मैंने कहा क्यों? बोले नेशनल हाईवे की पहली शर्त है कि स्टेट हाईवे होना चाहिए, और आपका ये इंदौर हरदा बैतूल तो डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड भी नहीं है, ये तो सिंगल रोड है, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा असंभव को संभव करने का नाम कमल पटेल है। मैंने कहा आप तो भेज दो रिकमेंड करके, मैं करा के लाऊंगा। तो मेरे तब देखता है, बोला अच्छा मिठाई मैं खिलाऊंगा आपको, आप करा लाओगे। मैं गया दिल्ली, राजनाथ सिंह जी से 1 महीने के अंदर करा के लेके आ गए। आज ये 4 लेन बन गया है। अब जहाँ 1.5 घंटा लगता था सोडलपुर जाने में, अब 10 मिनट में सोडलपुर पहुंच जाते हैं। और ये 4 लेन होने से अब ये हो गया चेन्नई से नागपुर, नागपुर से बैतूल, बैतूल से हरदा, हरदा से हंडिया, कन्नौज और चापड़ा होते हुए इंदौर। तो कितना डेवलपमेंट हो रही है। एक रोड अभी हरदा से खंडवा वाला, सीधी में 2 रोड सैंक्शन हुए थे 450 करोड़ के, क्योंकि फॉरेस्ट के और वो वहाँ कोई आ गया, उसके कारण वो निरस्त हो रहे थे, लेट हो रही थी परमिशन। तो बैठक में मैं भी था, उस बैठक में। तो मैंने कहा ये इसमें 2 साल लगेंगे, चुनाव आ जाएंगे। मैंने कहा हमारे यहाँ कर दो। तो वो अपने हरदा करा लिया, 1 दिन के अंदर करा के लाया मैंने, और वो सैंक्शन हो गया। हरदा खंडवा रोड 10 मीटर चौड़ा, अब वो 10 मीटर चौड़ा अभी 5.5 से 10 मीटर बनेगा। तो चौकड़ी बन गई। तो लोगों को रोड किनारे, हाईवे किनारे उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय। हरदा रेलवे स्टेशन का जो माल गोदाम था इस साइड था, उस साइड शुरू कर दिया हमने। और 100 करोड़ की लागत से बन रहा, रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, पैदल वाला भी बन रहा है, 100 करोड़ की लागत से बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो ये सब डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो आधारभूत ढांचे का विकास जब हो रहा है तो फिर इंडस्ट्री भी आएगी, उद्योग भी लगेंगे, सब काम होगा। सर जैसे कि आप अभी पुनः विधायक बनते हैं, तो जो हरदा के ये पुराने मतलब बहुत पुराने इशू है, जो अस्नान नदी और ये जो अभी ओवर ब्रिज बन रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना तो चाहिए? बता रहा हूँ मैंने, सब कर दिया ना, सैंक्शन कर दिया, सब सैंक्शन हो गए 5। आपका मसन गाँव कमताड़ा ओवरब्रिज का काम शुरू हो गया, भूमि पूजन कर दिया, भिरंगी वाला शुरू हो गया, खिड़किया वाला शुरू हो गया, हरदा वाला हो गया, टिमरनी वाला हो गया। ये इसके अलावा जो मेरा आगे का है कि मैंने अभी तक गांव को सड़कें जोड़ दिया, खेतों की सड़कें कई जगह जोड़ दी। अब किसान को सबसे अधिक काम पड़ता अपने खेत में जाने का। मजदूर खेत में जाता सुबह उठ के, किसान जाता, महिलाएं जाती, बच्चे जाते, मवेशी जाते। लेकिन जैसे ही बारिश होती तो घुटने, और 80 कड़ी के कुएं थे, वो 10-10 कड़ी के अतिक्रमण मुक्त करके इनको रोड बनाना, ताकि किसान को खेत तक जाने में किसी प्रकार की दिक्कत न जाए, मॉडल जिला बने। दूसरा, गाँव में किसान अपन जैसे आज बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हम ग्राम सभा की बैठक की थी, सरकार की ग्राम सभा के पूरे लोग बैठा है, एक ग्राम में 1000 लोग हैं, कहाँ बैठे? टेंट लगाने का पंचायत के पास पैसा नहीं। तो मैंने इस बार मंडी बोर्ड से प्रस्ताव रखा कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक नमो नरेंद्र मोदी बहुउद्देशीय कृषि केंद्र होना चाहिए, जिसके अंदर किसानों की संगोष्ठियां हो सके, ग्राम सभा की बैठक भी हो सके। किसान कृषि वैज्ञानिक को हमने भेज दिया कि हर सप्ताह में 1 दिन आप जाइए गांव में, वहां से किसानों को जागृत करिए, बताइए। तो वो बैठे तो बैठेगा। तो उसके लिए मैंने 11-11 लाख रुपए के डोम बना रहे, स्टेज रहेगा, डोम रहेगा, कुर्सियां लगा के बैठो। तो मैंने जब प्रस्ताव रखा तो अधिकारियों ने कहा साहब ये नियम नहीं है, हो ही नहीं सकता, आज तक तो हुआ नहीं। तो मैं नियम कौन बनाता है? बोले सरकार। तो मैंने कहा मैं क्या हूँ? बोले सरकार। तो हम नियम बना दी। तो मुझे बताते हो खुशी कि 580 हमने पूरे प्रदेश में किए। उसमें से 580 पूरे प्रदेश में से हरदा जिले में 220 ग्राम पंचायतें हैं, 220 ही ग्राम पंचायत में कर दी हमने एक साथ, 233 कर दिए जो बड़े गांव थे। तो अब ये बनेंगे एक साथ। तो गांव में किसान बैठकर खेती कैसी होनी चाहिए, समूह बनेंगे। ये अपने जो चर्चा महिलाओं की स्वच्छता समूह, उनको बैठने की जगह नहीं हो सकती ग्राम। तो इससे गांव में वृक्षारोपण, स्वच्छता, सामाजिक समरसता और कोई भी झगड़े झंझट ना हो, बैठ के न्याय कर सकें। एक मेरा गांव मेरा तीर्थ बने, उसके लिए हमने एक स्थान बना दिया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहीं नहीं हुआ कि एक साथ पूरी ग्राम पंचायतों में एक जिले में कहीं हुआ। हम तो खुद 30 साल से विधायक हैं, हम भी नहीं बना पाए 11 लाख का एक गांव में कहीं, लेकिन एक साथ सब में कर दिया। सर मेरा एक प्रश्न ये है, जिस प्रकार अपोजिशन बीजेपी पे ये आरोप लगाता है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, धर्म यानी क्या? पहले धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म यानी सत्य, सत्य पर चलना, सहिष्णुता, परोपकार। और जहां धर्म नहीं हो वहां होता है अधर्म। कांग्रेस
ने धर्म निरपेक्ष जो शब्द दिया वही गलत दिया है, और इसलिए जहाँ धर्म नहीं वहां धर्म, और इसलिए हम धर्म को मानते हैं। ये देश तो राम का देश है, और राम राज्य की कल्पना करते हैं ना। राम राज्य यानी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कोई के साथ अन्याय नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवा। तो हमको गर्व है कि हम अपनी संस्कृति को प्रेम करते हैं, इस माटी को, हमारे धर्म को, लेकिन सत्य को। और धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म है जो सबको लेके चलता है। हम क्या कहते हैं, धर्म की जय हो। हमको बचपन से सिखाया जाता है, जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, आरती होती, क्या होती, धर्म की जय हो यानी सत्य की जय हो, अधर्म का नाश हो यानी अनाचार अत्याचार का नाश हो, गलत काम का, बुराई का नाश हो, और प्राणी मात्र में सद्भावना हो, यानी पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते तो हम जिंदे, नदी हमें पानी देती जिसके कारण हम जिंदे, पेड़ पर्वत ये एक दूसरे के पूरक है। तो इनका शोषण ना करें, इनका दोहन करें, जितनी अपने को आवश्यकता उतना ले। तो ये हमारी धर्म कहता है। और विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण, यानी विश्व में मात्र सबका कल्याण, और विश्व कुटुंब में अपनी भारत की संस्कृति है, तो उस पर हमको गर्व है, ये होना ही चाहिए। पहले राजा धर्म आधारित होता था, तो राजा के ऊपर अंकुश होता था धर्म का। अगर कोई राजा अन्याय करता था तो धर्म गुरु उसको अपदस्थ कर देता था, डांट भी सकता था। धर्म गुरु, जहाँ धर्म नहीं है वहां अधर्म है, और इसलिए हमको गर्व है। लेकिन धर्म की परिभाषा ही लोग नहीं समझते, धर्म या नहीं है। और कोई भी धर्म हो, वो कभी गलत काम नहीं सिखाता, सही रास्ते पे चलना सिखाता है। देखिए अपने धर्म में जितने संस्कार हैं, सब अपन कहते हैं कि पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए, कोई नहीं, पीपल की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, आंवले क्यों करते हैं? नीम और पीपल ये 24 घंटे हमको ऑक्सीजन देते हैं, पीपल, और जीवन देते हैं। तो धर्म के साथ जोड़ा है, इसलिए मानते हैं लोग। धर्म के साथ नहीं जोड़ते तो मानते नहीं लोग। और जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो अधर्मी है। सर एक सवाल प्रतीक। हाँ सर, जैसे अभी कुछ देर पहले मीडिया की बात निकली थी, तो सर आजकल मेन मीडिया से ज़्यादा युवा सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और सोशल मीडिया पे ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी के शासन मीडिया पे दबाव बना के उन्हें गोदी मीडिया में तब्दील कर दिया गया है। तो सर बिल्कुल गलत आरोप है, बिल्कुल गलत आरोप है। सोशल मीडिया तो कोई दबाव डाल नहीं सकता, क्योंकि देखो दबाव किस पर डलता है? मीडिया से उसका मतलब है जो नहीं ट्रेडिशनल मीडिया है। देखिए मीडिया का मतलब मैंने शुरू में बताया था आपको, लोकतंत्र के 4 स्तंभ है। जी सर। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। विधायिका का मतलब विधानसभा और लोकसभा, ये विधान बनाती है ना कानून बनाती है, और जिसका बहुमत होता है लोकतंत्र में वो सरकार में आते हैं, और सरकार फिर कानून बना के उसका क्रियान्वयन कौन करते हैं? कार्यपालिका, जो IAS IPS से लेकर नीचे तक के कर्मचारी अधिकारी है, ये उसका पालन। अगर ये पालन करने में गड़बड़ करते हैं दोनों कोई भी, तो उसको न्याय कौन देता है? न्यायपालिका दंड देता है। और आईना कौन दिखाता है? लोकतंत्र का। लेकिन दुर्भाग्य से मीडिया के जो पत्रकारिता पहले थी, वो पत्रकार बड़े जो बिल्कुल स्वाभिमानी होते थे, पुरुषार्थी होते थे, देशभक्त होते थे, अपने विचार के लिए पत्रकारिता करते थे। लेकिन अब पत्रकारिता के जो मालिक हो गए वो सब उद्योगपति हो गए। जितने भी समाचार पत्र के देख लो आप, तो वे अरबपति खरबपति बड़े बड़े घराने होंगे। वो अपना हित साधने में लगते हैं कि अपना उसके आड़ में अपने काम कराकर सरकारों से काम करा लेते हैं, तो इसलिए वो अपने हिसाब से चलते हैं। लेकिन सरकार देखिए, मोदी जी जब से आए हैं सबसे पारदर्शिता है, सही काम करते हैं, किसी से डरते नहीं है, न कोई तुष्टिकरण करते हैं। क्या कहते हैं, ये जो फालतू में चीजें बांट रहे हो, लॉलीपॉप दे रहे हो, ये नहीं देना चाहिए। कड़क निर्णय लेने वाले, देश पहले। देखिए राजनीति में हमारे लिए देश पहले, फिर पार्टी, फिर हम। और कांग्रेस देश जाए या कुछ भी हो जाए, पार्टी डूबे डूबे पप्पू को ही बनाएंगे, वो एक परिवार से दूसरे को किसी को वो कर ही देंगे, वो इसलिए हालत खराब हुई। तो ये आरोप बिल्कुल जो लगते हैं गलत लगते हैं। सर मेरा एक है, कलाकारों के लिए अब तक हरदा में कोई ऑडिटोरियम, इंडोर स्टेडियम, पढ़ने में रुचि रखने वालों के लिए लाइब्रेरी नहीं है, तो इसके लिए आपकी क्या राय? और आगे मैं बताने बेटा, मैंने घोषणा की, मैंने देखिए कोरोना के समय जब बच्चे मोबाइल से चिपके थे या घरों के अंदर थे कैद 1 साल तक, तो जैसे ही कोरोना की थोड़ी कम हुआ, सबसे पहले हमने कमल युवा खेल महोत्सव कराया।
और 5,500 बच्चों ने उसमें भाग लिया और 29 प्रकार के हमने खेल कराए। गांव यानी संकुल स्तर से, ब्लॉक, उपब्लॉक से जिला, 950 पुरस्कार दिए हमने और इतने बच्चों को हमने किट भी दी। और हमने देसी क्रिकेट को छोड़ के बाकी सब कराया, खो खो, कबड्डी, मलखम, है ना, कुश्ती, सारे गेम, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी उसमें भाग ले सके। और हरदा के बच्चे प्रदेश स्तर नहीं, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने। और उसमें मैंने घोषणा की थी कि मैं इंडोर स्टेडियम लाऊंगा। और इंडोर स्टेडियम के लिए 15 करोड़ रुपए मैंने घोषणा करने के 6 महीने के अंदर लाके नगर पालिका में रख दी। 5 महीने हो गए, लेकिन कांग्रेस पहले हाई कोर्ट गई, वहां हारी, फिर सुप्रीम कोर्ट गई कि यहाँ नहीं बनना चाहिए। वो बोले कि वो तो वहां बच्चों की जो अभय केकरे हैं, कांग्रेस का प्रवक्ता, उसने यहाँ मिडिल स्कूल के खेल के बच्चों के स्टेडियम के फोटो दे दिए, खो खो खेलते हुए। एबीएम ग्राउंड में कोई खेल होता है क्या? कभी हुआ क्या खेल? हम करते थे जब होता था, एक आदर्श स्कूल थी, वहां के बच्चे खेलते थे। लेकिन ये बोले ये तो यहाँ मार्केट बना रहे हैं, और स्टे ले लिया, 10 साल खराब कर दिए। अभी सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन हमने भूमि पूजन कर दिया, काम भी शुरू हो रहा है, उसका टेंडर हो गया। तो इंडोर 15 करोड़ का इंडोर स्टेडियम छोटे जिले में कहीं नहीं है जो यहाँ हरदा में। दूसरा, लाइब्रेरी के लिए बताना, सीएम राइज स्कूल और पीएमसी स्कूल, इनमें अच्छी लाइब्रेरी भी होगी, अच्छी लैब होगी, अच्छे खेल के मैदान होंगे। 32 करोड़ रुपए 38 करोड़ रुपए एक बिल्डिंग पे खर्च करना है। 38 करोड़ में तुम तो कॉलेज वाला कितना बढ़िया बन सकता है। तो ये सब कर रहे हैं, तो सारी सुविधा युक्त मतलब बना रहे हैं ताकि बच्चों को उसमें। लेकिन बच्चों को भी पढ़ाई के लिए सिर्फ जो पहले सोच थी कि बस मैं और मेरा परिवार, तो आप सफल तो हो जाओगे लेकिन सार्थक नहीं होंगे। मैं और मेरा परिवार तो है, लेकिन मेरे परिवार में मेरा समाज यानी जाति नहीं, पूरा भारत, हम सब भारत माँ के लाल भेदभाव का था। और पूरा राष्ट्र पहले। और आजादी के पहले देश के लिए मरने की आवश्यकता थी, लेकिन अब मरने की आवश्यकता नहीं, अब देश के लिए जीने की आवश्यकता है। और जब देश के लिए जीना सीख गए जो बच्चे पढ़ लिख के गए, तो जो डॉक्टर बनेगा तो वो ईमानदारी सबकी सेवा करेगा, आईएएस आईपीएस बनेगा तो वो ईमानदारी से काम करेगा, नेता बनेगा तो ईमानदारी से काम करेगा सबके लिए, क्योंकि परिवार सब है हमारा। पूरे जब पूरे क्षेत्र का परिवार, मैं हूँ 30 साल से, मेरे ऊपर कोई एक उंगली नहीं उठा सकता कि मैंने किसी का 1 रुपया लिया या किसी को 1 रुपया दिलाया, फ्री में काम कराए, जब तो हूँ लगातार इतने सालों से। तो ये हमको सोच होगा, आनंद आता है, और इसे थकता भी नहीं। मैं रात को 3-3 बजे तक रोज सोता हूँ और सुबह 7 बजे उठ के फिर लगता हूँ। कितने साल हो गए मुझे? 33-34 साल हो गए, और वो ही आनंद आते हैं। मैंने कहा ना, मैंने 10,000 करोड़ किसानों को दिलाया, तो मुझे इतनी सुकून से नींद आई। जैसे मैंने वो मंडी में माल बिकवाया, अधिक तोल होते पकड़ा, जो भी ट्रांसफार्मर फ्री दिला दिए, तो वो आपके पैसे बचे, मतलब मेरे परिवार, सभी तो परिवार के लोग हैं। इसलिए किसी के साथ भेदभाव नहीं, सबके साथ न्याय है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास। अभी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं 26 को फॉर्म भरूंगा। मैंने कहा कमल पटेल तो निमित्त है और भारतीय जनता पार्टी निमित्त है। हमारी आवश्यकता से ज्यादा तुम्हारी आवश्यकता है कमल पटेल और भारतीय जनता पार्टी, जनता की। मैंने कहा मैं नहीं होता तो ये नहर का पानी आता क्या? मुझे नहीं आता। अच्छा, मैं कृषि मंत्री नहीं होता तो एमएसपी पे कोई खरीदता क्या? नहीं। क्या भाव बिकता? तो लोग कितने 4,000 बिकता, हमने कितने में खरीदा? 7,555, यानी 1 कुंटल पर 3,000 साढ़े 3,000 ज्यादा। तो 1 एकड़ में 6 कुंटल हम खरीदते हैं, 6 कुंटल 30 किलो, तो 20,000 रुपए का फायदा किसान को अतिरिक्त 1 एकड़ वाले को। 5 एकड़ वाले को 1 लाख, तो लाखों रुपए का फायदा कराया। तो आवश्यकता है, तो मैंने कहा फिर आप, सड़कें होती क्या नहीं होती, तब तो चुनाव कौन लड़ रहा? मैं नहीं लड़ा, आप लोग। तो मैंने कहा, मैं कहता हूँ मैं कमल पटेल नहीं हूँ, आप भी कमल पटेल है, आप भी कमल पटेल है। तो सब जनता बोलती हाँ मैं हूँ कमल पटेल, बहनें भी बोलती मैं हूँ कमल, माताएं बोलती मैं हूँ कमल पटेल। ये हमने दिल जीता है, विश्वास जीता और विकास किया। उसका परिणाम है कि जनता चुनाव लड़ी, और जिसका चुनाव जनता लड़ती है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। सर, मेरा प्रश्न ये था कि ये जो बढ़ते हुए आंकड़ा हम देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश पे कर्जे का, ये क्या सर ऐसे में लगातार लोक लुभावन योजनाओं को बढ़ावा देती है? देखिए, कर्जा तो पहले जब हम 2003 में सरकार में आए तब 40,000 करोड़ का कर्जा था मध्य प्रदेश सरकार में, लेकिन न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्वास्थ्य था, न कुछ नहीं। कृषि की जो विकास दर थी वो 3% थी, लेकिन हमने कर्जा लिया। सरकार को कर्जा लेना ही रहता, जो लिमिट रहती कि आपकी ग्रोथ जितनी है आमदनी, उसका इतना % ले सकते हो, तो उसके अंदर ही है, आज भी बाहर नहीं है। दूसरी बात, हमने उसके लिए पैसे का खर्च किया आधारभूत ढांचे का विकास करने में, यानी सड़कें बनाने में, नहरें बनाने में, सिंचाई की सुविधा। मैंने कहा ना, जहाँ 7.5 लाख थी, आज 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर दी। अभी हरदा जिले के अंदर 2 हमने योजना स्वीकृत कराई,
एक कराई गंजाल मोरन डैम, उससे पाइपलाइन से किसानों के खेतों तक पानी, वो है 3,517 करोड़ 80 लाख की। दूसरी हमने एक शहीद इलाप सिंह हुए थे अपने आदिवासी, उसके नाम से बनाई ताकि उसका नाम अमर रहे। शहीद इलाप सिंह उद्वहन सिंचाई योजना, जो नर्मदा से 3 जगह से पाइपलाइन से पानी नर्मदा से आएगा, वो मैंने 4 महीने में योजना बनाकर स्वीकृत करा दी है। वो भी असंभव काम था, वो संभव। तो सब अब इन किसानों के जहाँ सूखी जमीन है उनके खेतों में पानी आएगा सरकार के, उससे बिजली सरकार की, पानी सरकार बहुत करेगी, तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो भारत की आय में। तो ऐसे विषयों पर खर्च करके, और हमारा मध्य प्रदेश जो पूंजीगत ढांचा जिसको कहते हैं उस पर खर्च करने में सबसे अधिक है, और इसके कारण डेवलप हो रहा है। हमारा विकास दर 20% से ऊपर है। हम देश का विकास दर 7-8% और हमारी कृषि विकास दर 20% को लगाता है। इसलिए 7 साल से कृषि कर्मण पुरस्कार हमको मिला है, 5 अवार्ड अभी हमको नवाचार के मिले हैं। तो इसके लिए खर्च कर रहे हैं, और ओवर नहीं है, जितनी लिमिट है उतनी बैंक लोन देती है, दूसरे उससे ज्यादा देती नहीं है। तो सर ये कर्जा कितने जल्दी से जल्दी कवर पर नहीं, उसके लिए नहीं। कर्जा कैसा होता है, 100 साल का भी होता है, 50 साल का भी होता है, भारत सरकार भी देती है, और आमदनी बढ़ती जाती है, उसमें से किस्त देते जाते हैं, काम होता है। लेकिन देखिए सड़कें 5 लाख किलोमीटर सड़कें बना दी हमने, जहाँ कहीं 1 किलोमीटर सड़क नहीं। हरदा में बताओ कहीं सड़क थी क्या? हरदा खुर्द, ऊना, कड़ोला, बेड़ागढ़, यहाँ सड़कें थी क्या? मैं विपक्ष में था जब मेरे घंटाघर पे 2-2 फीट के गड्ढे थे, मैंने पत्थर गिरी थी। खेड़ीपुरा से लेकर ऊना तो मेन रोड या हंडिया रोड, धूल ही धूल होती थी, दिन भर 25 बार झाड़ू लगाना पड़ता था इनके मेन रोड पर रहने वालों को। लेकिन आज सीमेंट की गली गली में सड़कें हैं, नाली, गांव में सड़कें हैं। तो ये विकास हुआ ना, तो विकास के लिए किया ना। सर, ये एक अंतिम प्रश्न आपसे, चूंकि चुनाव है और चुनाव में एक अनिश्चितता, रिजल्ट क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, तो इस हम जानते हैं रिजल्ट होगा, कमल खिलेगा, डंके की चोट पे खिलेगा। जब कमल पटेल आया था ना हरदा, निश्चित रूप से सुनो, हरदा में इतनी गुंडागर्दी थी कि उधर नाके लगा के लोग बैठ जाते थे गुंडे, गांव से लोग आते थे, वसूली करते थे, इधर बैठ जाते थे गुंडे, मारते पीटते थे, कोई रिपोर्ट नहीं लिखाता था, अन्याय अत्याचार होता, चारों तरफ अन्याय। मेरे आने के बाद ही गुंडों को सफाई किया है। अब यहाँ कोई किसी की गुंडागर्दी नहीं चलती, और जो भी गलत करता है उसको ठीक। और इसलिए और गांव में सड़कें बनाई है, सिंचाई की है, समर्थन मूल्य पे खरीदी कर रहे हैं, किसानों की आमदनी बढ़ी। अभी मेरे पास एक किसान का फोन आया, मैं दिल्ली था, बोले भाई साहब आपको फलानी तारीख को वहाँ हटपीपली आना है, मेरा लेके जा रहा हूँ, मेरी भांजी की शादी है, मैं स्कॉर्पियो दे रहा हूँ, आप क्या से देना? तो मैंने कहा मैं नहीं आ रहा, मेरी मीटिंग है, तुम ऐसा करो संदीप को ले जाओ। बोले नहीं आपको ही देना है। मैंने कहा क्यों? बोले वो आपने जो पानी छुड़वाया तो इसलिए मेरी 25 लाख की आमदनी हुई, तो मैं भांजी को गाड़ी दे रहा हूँ। फिर मैं आया वहां से, इंदौर फ्लाइट से गया, तो उसने एक तो स्कॉर्पियो की चाबी दी और 1 लाख रुपए और नगद भी दी। मैं ये कहा कि बोले 1 साल तक जमाई, और भांजी जो है पूरे प्रदेश में घूमे तो डीजल भी मेरा लगे, उनका न लगे। और खुशी क्या है कि बोले आपने सिर्फ मुंह के पानी के 30 छुड़ा दिया, उससे आमदनी होगी 1 साल की, मेरे 25 लाख बचे, तो मैंने ये कर दी। गाँव जाते हैं जब करते हैं ना, क्या होता है निश्चित रूप कि से जब जनता के बीच में जाते हैं तो हमने जनता का काम किया है। मोटर, अच्छा ये बताओ, आप तो आए हो यहाँ, तब क्या था हरदा और आज क्या है? ये हरदा जो छिपाने रोड है ना, 3 रुपए स्क्वायर फीट में हमारी सुशील रानी मोहन ने प्लाट बेचे थे। वहाँ रोड नहीं थी, दूध डेयरी एरिया, मतलब सबसे मजदूर वाला एरिया था। हमने हरदा छिपाने रोड और नर्मदा का ब्रिज बना दिया भोपाल, आज वहाँ 5000 रुपए स्क्वायर फीट रेट हो गए। यहाँ जिनके पास झोपड़ियाँ थी, आज पक्के मकान, बिल्डिंग 3-3, 4-4 मंजिला बन रही। हरदा के अंदर जिधर गांव में पक्के मकान, और 4 व्हील गाड़ियां दिख रही हैं सब। वो सबसे अधिक 2 व्हील यहाँ बिकती, सबसे अधिक 4 व्हील, सबसे अधिक ट्रैक्टर हरदा में। तो इसका मतलब कहाँ से आए? आमदनी बढ़ी ना, तभी है ना, तो ये डेवलपमेंट हुआ है ना। नहीं, लेकिन फिर भी जैसे हम कहें कि कोई ऐसा लगता है आपको कि कोई चुनौती इस बार आपके सामने है इस इलेक्शन में? कोई चुनौती नहीं, मतलब आपको अपने देखिए कांग्रेस जिसने कुछ किया नहीं। देखिए पिछले चुनाव में कांग्रेस ने ये कहा था कि हम सरकार में आते से 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, लालीपाप दिया था। महिलाओं का समूह का कर्जा माफ कर देंगे। मैं जाता हूँ तो बहनें आती हैं, भैया गुरुवार को भाई बहनों को बुखार आई जाए। मैं क्यों आई जाए? कि वो किस्त आती है और वो फिर नहीं देते तो गाली देते हैं। तो बोले गाँव छोड़ के भग गई कहीं, तो उनको कह दिया तुम्हारा समूह का कर्जा माफ कर देंगे, तो वो आ गए चक्कर में। युवाओं से कहा रोजगार देंगे, नहीं ढोर चराने वाले को 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो लोगों ने सोचा 4000 फोकट में मिलेंगे। उसके बाद वृद्ध दिव्यांग विधवाओं को कहा कि 1000 पेंशन कर देंगे, और दैनिक वेतन भोगी से कहा रेगुलर कर देंगे, अतिथि विधवाओं से रेगुलर कर देंगे। सबको लालीपाप दे दिया। उनको पता था कि अपनी सरकार तो बनना ही नहीं है, इसलिए जो कुछ भी कहो, जैसे हरदा में वो लड़ा था ना एक श्राप,
उसने कहा मैं विधायक बना हरदा को तो हरदा में चांदी की सड़कें और सोने के मकान बनवा दूंगा, मंदिर बनवा दूंगा और एक हवाई अड्डा बनवाऊंगा, जो रिश्तेदारी में जाओ तो हेलीकॉप्टर जाओ। उसको मालूम है अपने बनना ही नहीं। तो जो ऐसे लॉलीपॉप देते हैं, तो एक बार आप धोखा देखें, जीत सकते हो, दोबारा कभी नहीं। और इसलिए अब कांग्रेस ने पिछली बार धोखा दिया, और आपने देखा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कमलनाथ जी से कि भाई आपने जो वादे किए पूरे करो, तो बोले वादे कोई पूरे करने के लिए होते हैं क्या? आज तक कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने कहा था 1971 में गरीबी हटाएंगे, आज तक हटी क्या? तो आप कौन से करेंगे? तो बोले खाओ पियो हाथ मत आओ। तो उन्होंने कहा भाई तुम तो बूढ़े हो, कितने दिन राजनीति करो, हमको तो लंबे समय राजनीति करना है, तो इसलिए हमको क्या जाना पड़ेगा जनता के बीच में, तो हमको आंदोलन करना पड़ेगा। तो उन्होंने आंदोलन किया, सरकार को चल रहे सरकार को गिरा दिया। और जब वो सरकार गिरी तो 22 विधायक बीजेपी में आए। तो जो तुलसी सिलावट 2200 वोट से जीते थे जब कांग्रेस में थे, वो भी कितने लालीपाप देने के बाद, वो जब बीजेपी में आए तो उनको कहा ये बिकाऊ है, गद्दार है। उसके बाद में वो जीते 40-54 हजार वोट से। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी 5000 से जीते थे, वो जीते 64,000 से। क्यों? क्योंकि जनता के साथ छल किया, धोखा दिया, तो जनता ने धक्का दिया। तो धोखा देके एक बार जीत सकते हो, दोबारा नहीं। इसलिए हम तो स्पष्ट बात करते हैं, हम ये नहीं कहते हमारी आवश्यकता है, आपको चाहिए विकास, तो हमें एक बार चुनाव हार गए बस, लेकिन बाद में जनता ने कहा गलती हो गई तो दोबारा जिताया नहीं जिताया। तो इसलिए और अभी काम भी किया है, काम चाहिए तो जनता, और इसलिए जनता भी है ना विकास चाहती है। मतलब आपको आपके द्वारा जो विकास हरदा और प्रदेश में किया गया है उस पर आपको पूरा विश्वास है। और आपको देखिए, डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे पास जो नेता है वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। पूरी दुनिया उनकी तरफ आशा भरी नजर से देख रही है। उन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, निराशा को आशा में बदला है, असंभव को संभव किया, नामुमकिन को मुमकिन किया। शिवराज सिंह चौहान गांव गरीब किसानों का मसीहा है, बहनों का भैया है, बच्चों का मामा, युवाओं का हृदय सम्राट है, गरीब माता पिता का सरवन बेटा है। इन्होंने तो तीर्थ दर्शन भी बंद कर दिया, संबल बंद कर दिया, तो इनको कौन वोट देगा? और हरदा में कमल पटेल जब से है तब से गरीब से लेकर किसान से सीधा जुड़ा हुआ हूँ, आम आदमी से, सब सुरक्षित है। और हमने डेवलपमेंट किया, जहाँ 1 किलोमीटर सड़क नहीं थी आज हजारों किलोमीटर गांव सड़कों जोड़ी, जहाँ सिंचाई नहीं थी 100% सिंचित है, जहाँ पीने का पानी 4 किलोमीटर दूर से मेरे गांव लाते थे। हर गांव 461 गांव है, 461 गांव में भी हमने नल जल योजना स्वीकृत कर दी, टेंडर हो गया, काम चल रहा है, सब हर घर नल से जल, गाँव में भी और शहर में भी। 92 करोड़ की योजना हमने हरदा शहर में तीसरी नल जल योजना स्वीकृत कर दी। रिंग रोड है, 4 लेन है, हाईवेज है, सब तो कर दिया, बचा क्या है? और इसलिए इसी के बल पर हम चुनाव जीतेंगे। हमने जनता का दिल जीता और ईमानदारी से काम किया, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। विरोधियों ने लगाए, हमने अभी दोगुने जिंदगी में हमारे ऊपर आरोप लगा दिया। कमल पटेल के पास 70% कमीशन ला और काम कराओ। हमने कहा 70 पैसे भी किसी ने लिए, बताओ तुम्हारे एक आदमी 30 साल के उसमें। हमने उनको नोटिस दिया, अब उनकी हालत खराब हो रही है। धन्यवाद सर, आप हमारे 500 करोड़ का मानहानि कर रहा हूँ मैं उनका। या तो बाप बताओ या श्राद्ध करो। सही है। आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी भी लगा दो। पर आज एक आदमी लाओ, एक आदमी ले आओ, चलो तुमको ही मैं चुनौती दे रहा हूँ। तुमको अच्छा मेरे पास, तुमको इतने साल हो गए यहाँ हरदा में, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कभी 1 रुपए का कहीं कहा कोई काम का? कोई एक आदमी ढूंढ के लिया हो कि थाने में कचहरी में किसी का लिया? ऐसा नेता कहीं मिलेगा क्या? ऐसा जनपद में? तो ऐसे जनता को ऐसा नेता कोई खोना चाहता है क्या? है खोना चाहता है? अभी 26 को मैं फॉर्म भरूंगा, उस दिन देखना मेरे साथ कितने लोग हैं। मैं कांवड़ यात्रा करता हूँ तो हजारों माता बहनें सब आती है। इतने से बच्चे से पूछ लो किसी आगे के, मेरा भी एक कार्यकर्ता की बच्ची आई, मैं क्यों बेटा पहचानती मेरे को? बोले हो। मैंने क्या नाम है? बोले कमल पटेल। बोलना ही सीखता कमल पटेल से शुरू करता है। तो हमने दिल जीता है, क्योंकि हम पूरे क्षेत्र को परिवार जैसा मानते हैं। तो सर इसको क्लोज कर रहे हैं हम, तो फोटो कर लेते हैं। और मैं लास्ट आप सब बेटा मेरे 26 तारीख फॉर्म भरवाने आना। फिर उम्मीदवार 2 हैं, बाकी 2 हैं, लेकिन कमल पटेल 2 ने। तो कमल पटेल ने क्या किया, इन्हें हमारे गांव के हित में क्या क्या काम किया, क्षेत्र के हित में, प्रदेश के हित, दोनों में से कौन अच्छा था? आपको लगता है कि कमल पटेल अच्छा है, तो फिर पूरा गांव एक तरफा, तो आपके गांव की वैल्यू रहेगी। आपको लगता है मैंने कहा कि दोगुने अच्छा है तो आप दोगुने को दो, पूरे वोट एक भी मत दो, मैं नाराजगी होगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं इस तरह से करता हूँ, गांव में जाकर खुला। मैं ये तो नहीं कि मेरी आवश्यकता, भैया तुम्हारी आवश्यकता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है तो कांग्रेस है, दोगुने जी बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। और अपने बच्चों को अपना भविष्य बनाना और आगे विकास कराना और आगे जो डेवलपमेंट होती है बुलेट ट्रेन की तरह चले तो हमें
क्योंकि हमारा कोई धंधा नहीं है राजनीति। जी हम क्षेत्र के विकास के लिए राजनीति करते हैं और इसलिए जब 5 साल मेहनत करते हैं तो जनता से कहते हैं कि अभी 1 महीना तुम्हारा है, तो वो संकल्प दिलवाता हूँ ना मैं कि मैं हूँ कमल पटेल, मैं जाऊंगा वोट मांगने, मैं जाऊंगा पाँव भरने, मैं जाऊंगा एक घर समझाऊंगा और कमल का फूल खिलाऊंगा। 1 महीना मेरा, 5 साल मेरे। तब जाकर नेताओं से अपेक्षा तो बहुत करते हैं, वो चुनाव आते जब दारू और पैसे में बिक जाते हैं, जाति में चल जाते हैं, तो फिर क्या मतलब, और फिर अपेक्षा करते हैं, एक उंगली उठाते हैं दूसरी तरफ तो 3 अपने तरफ आती है। तो जनता का भी दायित्व है कि अच्छे लोगों को चुनना चाहिए, कोई भी हो जो काम कर सके, जो आपके भी विश्वसनीयता कर सके। तो एक क्लोज कर रहे हैं हम, ठीक है ना? थैंक यू सर। बढ़िया, एक ये अच्छी शुरुआत है। अभी हम वो भी ला रहे हैं कम्युनिटी रेडियो। जी अभी वो चुनाव होना और थोड़े हमें व्यस्त होने का नहीं शुरू करने वाले थे, उसमें हम इसी प्रकार हरदा जिला का डेवलपमेंट, बेरोजगारों पे सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये वो सब पूरी डिस्कशन हो गई है। मैंने एक अभियान चलाने वाला हूँ चुनाव के बाद, मेरा गांव मेरा तीर्थ। मेरा गांव मेरा तीर्थ कब बनेगा? जब मेरे गांव में सामाजिक समरसता रहे, कोई छुआछूत ना हो, पूरा परिवार गांव में हमारा एक परिवार। 1 नंबर 2 वृक्षारोपण, हरा भरा रहना चाहिए। 3 स्वच्छता। 4 शिक्षित होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए, है ना? और डेवलपमेंट, नए नए जो चीजें, नौजवान का जनरल नॉलेज। आज दुर्भाग्य है कि कई लोगों को जनरल नॉलेज भी, अब कई मास्टरों से पूछा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है, उनको नाम नहीं मालूम। तो जागृति भी चाहिए ना, और एक सामूहिक नेतृत्व, और सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत। सही काम करने वालों को आप प्रोत्साहित करिए, उसकी पीठ थपथपाइए, उसका सम्मान कीजिए, उसको साथ दीजिए। गलत काम करने वाला कोई भी हो, उसको हतोत्साहित कीजिए, उसका विरोध कीजिए, उसका बहिष्कार कीजिए, तब जाके व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर अभी तो हुआ चेंज, मोदी जी का आने के बाद तो हम दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, अभी तो हमको भी दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जागृति की कमी है। लोग जातियों में आ जाते हैं, लोग तेरा मेरे में जाते हैं, मेरा ये छोटा सा काम नहीं हुआ कि वो उसमें जाते। ये नहीं होकर सामूहिक देखना चाहिए कि किस में हित है। धन्यवाद सर, AR ब्रॉडकास्ट के हमारे हरदा की बात कार्यक्रम में आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका राजीव भाई और पूरे बच्चों का बहुत धन्यवाद कि एक अच्छी डिस्कशन हुई, बैठ के बातचीत हुई। और मैं तो अगली बार करने वाला हूँ कि एक दिन सिर्फ जो भी मुझसे मिलना चाहता है, क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग करें, बताएं। यस सर, बिल्कुल।